नमस्ते। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जिसकी कोई सरहद नहीं। जी हाँ, मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। पर सवाल ये है कि इस बिना सरहद वाली दुनिया में नियम बनाता कौन है? चलिए आज इसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। तो बात सीधी सी है। इंटरनेट तो पूरी दुनिया में है ना। इसकी कोई कोई फिजिकल बाउंड्री तो है नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ कानून कौन बनाएगा? कौन सा देश तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत? असल में यही तो साइबर लॉ की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौती है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि आखिर ये साइबर स्पेस होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ वेबसाइट्स का जाल नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी वर्चुअल दुनिया है। सोच कर देखिए, सोशल मीडिया पर जो हमारी दोस्ती यारी है, जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और हाँ, बदकिस्मती से जो ऑनलाइन फ्रॉड और क्राइम होते हैं, ये सब कुछ इसी साइबर स्पेस का हिस्सा है। तो सवाल यह है कि इस एकदम नई दुनिया के लिए कानून बनाने की शुरुआत आखिर हो कहां से? भाई, हर बड़ी इमारत के लिए एक ब्लूप्रिंट लगता है ना। बस वैसे ही यहां भी एक बुनियादी ढांचे, एक ब्लूप्रिंट से ही शुरुआत होती है। यहाँ पर ना दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी न्यायशास्त्र और लॉ यानी कानून। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस है कानून के पीछे का क्यों, मतलब उसकी सोच, उसका सिद्धांत क्या है। और लॉ है वो क्या, यानी कि वो पक्के नियम जिन्हें हमें मानना ही पड़ता है। तो साइबर स्पेस के लिए कानून कैसे बने, इस पर मोटे तौर पर 3 अलग-अलग आइडियाज हैं, 3 अलग-अलग अप्रोच हैं। चलिए एक-एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला है डॉक्ट्रिनल अप्रोच, या कह लीजिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण। ये लोग कहते हैं कि अरे, नया कानून क्यों बनाना, जो हमारे पुराने बने बनाए कानून हैं उन्हीं को इंटरनेट पर लागू कर दो। लेकिन यहां एक पेंच है। क्या चोरी का जो पुराना कानून है वो डेटा चोरी पर भी फिट बैठेगा? ये तो कुछ ऐसा हुआ जिससे आप एक चौकोर खूंटी को गोल छेद में फिट करने की कोशिश कर रहे हो। फिर आता है दूसरा तरीका, कंसेंशुअल अप्रोच, मतलब सहमति वाला रास्ता। याद है, जब भी हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं या किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आई अग्री बटन पर क्लिक करते हैं। बस ये अप्रोच कहता है कि उसी पल हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं, और यही छोटे छोटे अग्रीमेंट्स मिलकर ऑनलाइन दुनिया का कानून बनाते हैं। और आखिर में है तीसरा, रियलिस्ट अप्रोच, यानी यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये कहता है कि भाई, साइबर स्पेस तो एक बिल्कुल ही नई चीज है। इसे एक नए किस्म के पेड़ की तरह समझो, जिसकी जड़ें, तना, पत्तियां सब कुछ अलग है। तो जाहिर है, इसके लिए नियम कानून भी एकदम नए और फ्लेक्सिबल बनाने होंगे, जो इसकी टेक्नोलॉजी के साथ साथ बदल सकें, ग्रो कर सकें। तो ये तो हो गए कानून बनाने के 3 अलग अलग नजरिए। पर मान लीजिए कानून बन भी गया, तो उसे लागू कौन करेगा? सोचिए, कोई हैकर बैठा है रूस में और उसने फ्रॉड किया है भारत में किसी के साथ। तो केस कहां चलेगा? यहीं पर एंट्री होती है जुरिस्डिक्शन, यानी क्षेत्र अधिकार की। अब ये साइबर जुरिस्डिक्शन है क्या? आसान भाषा में, ये किसी कोर्ट की ताकत है कि वो ऑनलाइन दुनिया से जुड़े किसी केस को सुन सकती है या नहीं। और इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वही जो मैंने अभी कहा, अमेरिका में बैठा हैकर, भारत में हुआ फ्रॉड। किस देश का कोर्ट फैसला सुनाएगा? अदालतों की ताकत तो देशों की सीमाओं में बंधी है, लेकिन इंटरनेट की तो कोई सीमा ही नहीं है। देखिए, आमतौर पर कोर्ट्स का एक सिस्टम होता है, एक हायरार्की होती है। मतलब सबसे नीचे होती हैं ट्रायल कोर्ट्स, फिर उनके ऊपर हाई कोर्ट्स और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। कोई भी केस नीचे से शुरू होता है और अपील करते करते ऊपर तक जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अब कई देशों में खास साइबर क्राइम के लिए स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। साइबर लॉ में भी 2 तरह के केस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की गलती से आपका डेटा लीक हो गया और आप उस कंपनी से हर्जाना मांगते हैं, तो ये हुआ एक सिविल केस। लेकिन अगर किसी ने आपका बैंक अकाउंट हैक कर लिया या आपकी पहचान चुरा ली, तो वो एक क्रिमिनल केस बन जाता है, जिसमें सजा का भी प्रावधान होता है। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर कुछ प्रैक्टिकल चीजों की बात करते हैं। ऐसी चीजें जो हमारी रोज की ऑनलाइन जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। आप इन्हें इंटरनेट की दुनिया के ट्रैफिक रूल्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन नेम की, जैसे example.com। ये इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता होता है ना, जैसे हमारे घर का पता होता है। पर यह सिर्फ एक पता नहीं है, ये एक बहुत कीमती लीगल प्रॉपर्टी भी है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जमीन का टुकड़ा या कोई दुकान होती है। और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? ये काम करता है डीएनएस की वजह से, यानी डोमेन नेम सिस्टम। इसे आप इंटरनेट की फोन बुक समझ लीजिए। हमें और आपको तो नाम याद रहते हैं, जैसे example.com
है ना? पर कंप्यूटर को नाम नहीं, सिर्फ नंबर समझ आते हैं, जिन्हें आईपी एड्रेस कहते हैं। तो डीएनएस का काम बस इतना है कि वो हमारे दिए गए नाम को कंप्यूटर के समझने वाले नंबर में ट्रांसलेट कर देता है। तो फिर सवाल उठता है कि इन डोमेन नेम्स पर हक किसका होगा? ये फैसला अक्सर ट्रेडमार्क कानून के हिसाब से होता है। पूरी दुनिया में इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है ICANN। और अगर कभी दो कंपनियों में एक ही डोमेन नेम को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो उसके लिए भी एक स्पेशल तरीका है, UDRP। इससे मामला कोर्ट कचहरी के चक्कर के बिना जल्दी सुलझ जाता है। इसके अलावा जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो उसके पीछे भी कई लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि वेब होस्टिंग एग्रीमेंट। ये तय करता है कि आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर रहेगी कहाँ, और वेब डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो ये बताता है कि वेबसाइट बनाने वाले की और बनवाने वाले की क्या-क्या जिम्मेदारियां होंगी। अब देखिए, हर चीज कानून की किताब में तो नहीं लिखी होती। यहीं पर आती है साइबर एथिक्स, यानी साइबर नैतिकता। ये वो अलिखित नियम हैं जो हमें ऑनलाइन दुनिया में सही और गलत का फर्क बताते हैं। मिसाल के तौर पर, किसी की तस्वीर बिना पूछे इस्तेमाल करना। हो सकता है ये हर बार गैर कानूनी ना हो, पर यह नैतिक रूप से तो गलत है ही। और यही छोटी छोटी बातें मिलकर हमारी डिजिटल दुनिया का पूरा माहौल बनाती हैं। तो अब तक की बातचीत से ये तो साफ है कि साइबर लॉ कोई सीधी साधी चीज नहीं है। ये काफी जटिल है। इसमें कानून की फिलॉसफी है, टेक्नोलॉजी की हकीकत है और दुनिया भर के जुरिस्डिक्शन की चुनौतियां भी हैं। तो अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? हमारे डिजिटल भविष्य के सामने कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े हैं। हमारी प्राइवेसी को कैसे बचाया जाए? ये कैसे तय हो कि किस देश का कानून कहाँ लागू होगा? जो साइबर क्राइम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उनसे कैसे लड़ा जाए? और हमारे डिजिटल अधिकार आखिर हैं क्या? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा, क्योंकि ये हम सबके भविष्य का सवाल है। और आखिर में मैं एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जैसे जैसे हमारी जिंदगी, हमारा समाज, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, तो क्या हमारे कानूनों को भी ग्लोबल नहीं हो जाना चाहिए? क्या हमें एक ऐसे कानून की जरूरत है जो हर देश, हर सरहद से परे पूरी दुनिया पर लागू हो? इस पर सोचिएगा जरूर।